हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं लगभग 1000 प्रश्नोत्तरी के ऊपर, जो कि आपकी संबंधित रहने वाली है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित रहेंगे आपके क्वेश्चन। और ये जो सारे के सारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं ये आपके एच पी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चाहे वो आपका JBT टेट है, चाहे आपका TGT टेट है, चाहे आपका आर्ट्स वाला है, मेडिकल वाला है, नॉन मेडिकल वाला है, इन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ आपके लिए मैं लाई हूँ। तो आप इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। HP टेट ही क्या, ये किसी भी स्टेट के लिए आपके कोई भी टेट का एग्ज़ाम रहता है उसके लिए आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो हमारे पास यहाँ पर दिया गया है वो है आपका प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन अगर हम देखें तो प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम है। यह हमारा गेट्स के द्वारा कथन दिया गया था। अगर मैं अधिगम की बात करूं तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। देखिए, अगर मैं लर्निंग की बात करूँ कि लर्निंग क्या होता है, तो लर्निंग का मतलब होता है सीखना। सीखना कैसा सीखना, यानी लर्निंग का मतलब अगर इसकी संकीर्ण परिभाषा आती है तो वो होता है आपका सिंपल सा होता है सीखना। लेकिन अगर आज के समय में इसकी बात करें तो आज के समय में इसकी परिभाषा बनती है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आपका क्या कहलाता है? तो ये आपका लर्निंग कहलाता है। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही आपका क्या कहलाता है? लर्निंग। अगर यहाँ पर बात की जाए कि लर्निंग जो व्यवहार में परिवर्तन आता है वो कितने टाइप से यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो वो आता है आपका, देखिए, सबसे पहला आता है यहाँ पर प्रैक्टिस यानी अभ्यास। दूसरा परिवर्तन जो देखने को मिलता है वो आपका प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, ठीक है। और तीसरा जो यहाँ पर हमारे पास परिवर्तन देखने को मिलता है वो है आपका एक्सपीरियंस। यानी 3 चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि अधिगम में जो लर्निंग में जो व्यवहार में चेंज देखने को मिलता है वो 3 टाइप से मिलता है। पहला आपका अभ्यास के द्वारा कोई चेंज आए, दूसरा ट्रेनिंग के द्वारा कोई चेंज आए, और तीसरा आपका एक्सपीरियंस के द्वारा कोई चेंज देखने को मिले, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लर्निंग कहते हैं। प्रशिक्षण अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अधिगम कहते हैं। तो ये बहुत अच्छी परिभाषा किसने बनाई थी आपकी? तो ये बनाई गई थी आपकी गेट्स के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है वो है आपका कि कोई भी बालक सीखना शुरू करता है। कोई भी बालक सीखना शुरू करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास यहाँ पर दिया गया है कि जब उसे विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है, जब वह बोलना शुरू करता है। और तीसरा ऑप्शन हमारे पास दिया गया है जब वह घर से बाहर निकलता है। ऑप्शन नंबर 4 दिया गया अपने जन्म से ही। तो बालक कब सीखना शुरू करता है? जब उसका जन्म होता है तब से वो सीखना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर जो हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि वैसे ऐसा माना जाता है कि बच्चा गर्भ से ही सीखना शुरू करता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से अगर हम जाएं तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है अपने जन्म से ही बच्चा यहाँ पर सीखना शुरू कर देता है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन बनाया गया है वो है क्वेश्चन नंबर 3 कि क्षमता के विकास का दूसरा नाम क्या है? क्षमता के विकास यानी क्षमता यानी हमारे अंदर किसी भी प्रकार का जो स्किल होता है उसका दूसरा नाम आप समझ गए होंगे, यानी कौशल विकास ही इसका नाम हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। सॉरी यार। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है। कैसा बना दिया है? ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है? पाठ्यचर्या केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित या फिर विषय केंद्रित। इसका जो सबसे सही आंसर हमारे पास जो निकल के आता है वो है आपका बाल केंद्रित शिक्षा। आज के समय में शिक्षा कैसी है हमारे पास? तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन दी जानी चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हमारे पास यहाँ पर बनाया गया है कि भाई आपकी जो शिक्षा होती है वो कैसी दी जानी चाहिए? बच्चे के हिसाब से दी जानी चाहिए, जिस प्रकार से उसकी रुचि है, जिस प्रकार से वो सीखना चाहता है उस प्रकार से बच्चे को सिखाया जाए। अगला जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन बना है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, राय वर्ण के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है।
तो इसमें क्या सम्मिलित नहीं है वो चीज़ हम देखने वाले हैं। बच्चे और शिक्षक में संबंध ये तो होना चाहिए, बच्चे और समाज में संबंध ये भी होना चाहिए, शिक्षक और विषय में संबंध ये थोड़ा सा हमें डाउटफुल लगता है, क्योंकि शिक्षक और विषय में संबंध नहीं रहता वैसे तो शिक्षक, क्योंकि बच्चे और विषय में संबंध यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसका जो सही आंसर अकॉर्डिंग टू राय 1 क्या होने वाला आपका, शिक्षक और विषय में संबंध। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन बनाया गया है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर जो क्या कहता है कि अधिगम प्रतिफल का क्या तात्पर्य है। अधिगम प्रतिफल का मतलब यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि अधिगम यानी जो लर्निंग फीडबैक है उसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है बालक के व्यवहार में परिवर्तन, दूसरा दिया गया शिक्षक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन, पाठ्य वस्तु का परिमार्जन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर जो सही आंसर बनने वाला है वो आपका क्या है, लर्निंग फीडबैक का मतलब क्या है, बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, क्योंकि बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन आएगा वही आपका लर्निंग फीडबैक कहलाता है, लर्निंग फीडबैक यहाँ पर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है। शारीरिक परिवर्तन ये तो होता है, दूसरा दिया गया यहाँ पर व्यवहार में स्थिरता, ये नहीं होता है क्योंकि व्यवहार में स्थिरता नहीं होती बल्कि क्या होती है, चंचलता रहती है किशोरावस्था में। एडोलेसेंस की बात कर रहा है यहाँ पर, जिसका जो टाइम पीरियड होता है आपका 12 से 19 तक रहता है। जब तक बच्चा 12 से 19 साल का होता है तब तक ये हमारे पास देखने को मिलता है। यहाँ पर अस्थिरता की समस्या होती है, ये भी सही है। संवेगात्मक समस्याएं रहती है, ये भी आपका सही है कि इमोशंस प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है, यानी शरीर में परिवर्तन आएंगे, बहुत सारे चेंजिंग आपको देखने को मिलेंगे। जैसे लड़कों की आवाज़ मोटी हो जाती है, लड़कियों की आवाज़ थोड़ी सी पतली होती है, कर्कश होती है, लड़कों की आवाज़ दाढ़ी मूंछ आ जाएगी, है ना। तो ये आपके शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। अस्थिरता रहती है, मन एक जगह स्थिर नहीं रह पाता है, और संवेग भी बार बार चेंज होते हैं, कभी गुस्सा आएगा, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो आपका व्यवहार में स्थिरता। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर दिया गया है वो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है। किस में मदद करता है, देखो बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में, दूसरा क्या कहता है बाल स्वभाव तथा व्यवहार जानने में, तीसरा कहता है बच्चों के चरित्र निर्माण में, और चौथा ऑप्शन क्या कहता है उपयुक्त सभी के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ये सारे प्रकार की सभी प्रकार की हेल्प करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता कैसे करता है, बच्चे के ज्ञान को जानने में, उसका स्वभाव यानी उसका करैक्टर क्या है, उसका व्यवहार क्या है, उसका चरित्र क्या है, इसको समझने में ही हेल्प करता है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारे पास विधि नहीं है पूछा है, नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर जो वस्तुनिष्ठ विधि आएगी, प्रयोगात्मक विधि ये भी है, उपचारात्मक विधि ये भी होती है। तीसरा जो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है आत्मनिरीक्षण विधि, ये कहीं ना कहीं नहीं होती क्योंकि ये अपने आप से रिलेटेड होती है। और चौथा हमारे पास दिया गया है निरीक्षण विधि यानी ऑब्जर्वेशन मेथड्स। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि आत्मनिरीक्षण विधि आपकी वस्तुनिष्ठ नहीं होती है, क्योंकि हम अपने आप का निरीक्षण यहाँ पर स्वयं ही करते हैं। तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठता नहीं रहती है, क्योंकि यहाँ पर हम अपने अच्छाई को ही बाहर निकालते हैं, बुराई को बाहर नहीं निकालते, इसलिए इसको वस्तुनिष्ठ विधि हम नहीं कह सकते हैं। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कहता है, यहाँ पर रिलेशन बताना आपको क्या कि मूल प्रवृत्ति के साथ कौन सा संवेग यहाँ पर मेल नहीं खाता। यानी यहाँ पर विलियम मैकडूगल के द्वारा 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई गई थी, हर एक मूल प्रवृत्ति का कोई ना कोई संवेग होता है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा संवेग यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि मूल प्रवृत्ति के साथ कौन सा संवेग नहीं जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम सबसे पहला ऑप्शन देखें तो पलायन, पलायन के साथ हमारा संवेग क्या है, भय, और संवेदना के साथ संवेग दिया गया है आश्चर्य, और युद्ध प्रियता के साथ संवेग दिया गया है क्रोध, अप्रियता के साथ संवेग दिया गया है घृणा। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि संवेदना के साथ आश्चर्य संवेग नहीं आएगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन जो दिया गया है पलायन यानी भागने की प्रवृत्ति हमारे अंदर कब आती है, जब भय नामक इमोशन हमारे अंदर जागता है। क्रोध यानी युद्ध प्रियता के कारण ही जब क्रोध आएगा तब युद्ध प्रियता जन्म लेती है, और घृणा जब किसी से हमारी अप्रियता रहती है तो उसमें घृणा नामक संवेग यहाँ पर पैदा हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11, संवेग जो सामान्यतः सुख देता है, कौन सा सुख देगा हमें, देखिए करुणा,
कौन सा संवेग ऐसा है जो सुख देता है? पहला ऑप्शन है करुणा, दूसरा दिया गया एकांकीपन, तीसरा है भूख, चौथा है आत्माभिमान। देखिए अगर देखें करुणा कोई सुख नहीं देता है, एकांकीपन भी कोई सुख नहीं देगा यहाँ पर। इसका नॉर्मल सा आंसर क्या बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि आत्म अभिमान ही हमें क्या देता है? सुख की प्राप्ति देता है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वो है आपका कि कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? अमूर्त यानी जो दिखता नहीं है और साथ में कैसा है वो? स्थायी भाव भी है। देखिए आदर, निवास स्थान, पशु, क्रोध। इसका मतलब यहाँ पर सबसे जो सही आंसर हमें लग रहा है वो है आपका आदर। वो अमूर्त स्थायी भाव होता है, क्योंकि जो हम रिस्पेक्ट देते हैं वो दिखती नहीं है, है ना, और ये परमानेंट हमारे अंदर हो। तो अमूर्त स्थायी भाव हम किसको कहते हैं यहाँ पर? तो आदर को कहा जा सकता है। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के 2 शब्द कहना, जिसका उदाहरण क्या है? सक्रिय सहानुभूति, निष्क्रिय सहानुभूति, व्यक्तिगत सहानुभूति या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से जो 2 शब्द कहना, अगर किसी को कोई अगर सैड है तो उसके लिए आप अगर सहानुभूति वाले कोई 2 शब्द कहना चाहते हैं तो आप कैसी सहानुभूति देंगे उसको? तो निष्क्रिय सहानुभूति यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, निष्क्रिय सहानुभूति। ठीक है। किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? ये आप क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अगर किसी व्यक्ति का विकास होता है तो उसके संबंध में क्या सही नहीं है? पहला ऑप्शन है यह जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है। विकास की बात कर रहा है कि डेवलपमेंट से लेकर क्या चीज़ यहाँ पर, यानी ये विशेषताओं की बात कर रहा है या सिद्धांत की बात कर रहा है कि यहाँ पर क्या चीज़ सही नहीं है? तो देखिए यह जन्म से लेकर मृत्यु तक जारी रहता है, ये तो बिल्कुल सही है। वृद्धि विकास का ही हिस्सा है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि विकास ब्रॉड होता है और वृद्धि उसका छोटा सा अंश होता है। परिवर्तनों को देखा या मापा जा सकता है, उपरोक्त सभी। यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा होने वाला है वो है परिवर्तनों को देखा या मापा जा सकता है। परिवर्तन को नहीं देख सकते हम लोग, शारीरिक विकास को हम देख सकते हैं, यानी शरीर बड़ा हो रहा है उसको हम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर परिवर्तन किस प्रकार का आया वो चीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि वो आपका परिवर्तन को देखा नहीं जा सकता, ना ही उसको मेजरमेंट किया जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टैनली हॉल के अनुसार, स्टैनली हॉल क्या कहते हैं? इन्होंने बहुत अच्छी डेफिनेशन बनाई थी किसकी? किशोरावस्था की। तो देखिए यहाँ पर इनके अनुसार क्या है, देखो किशोर वर्तमान की शक्ति एवं भावी आशा को प्रस्तुत करता है, इन्होंने नहीं कहा था। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इनके अनुसार ही किशोरावस्था जो किशोर वाली अवस्था होती है वो कैसे होती है? बहुत स्ट्रगल वाली होती है, तनाव स्ट्रेस वाली होती है, तूफान वाली होती है और विरोध वाली अवस्था यहाँ पर माना जाता है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? तो ऑप्शन नंबर बी, 15 का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? देखिए शारीरिक विकास, मानसिक विकास, समूह का महत्व, तीव्र समायोजन। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर 3 विशेषताएं खासकर होती है किस अवस्था में? आपकी किशोरावस्था में। देखा जाए तो यहाँ देखिए आप लोग, शारीरिक विकास यहाँ होता है, बहुत तेज़ गति से होता है, जैसा कि आपको मैंने बताया भी है कि जैसा कि हम पढ़ते भी हैं कि जो आपकी शेषावस्था होती है वहाँ पे विकास बहुत तेज़ गति से होता है। फिर बाल्यावस्था में आता है तो थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है। फिर किशोरावस्था फिर अपने उफान पर होता है, यहाँ पर शारीरिक विकास भी होगा, मानसिक विकास भी होगा और समूह का महत्व भी होता है। ग्रुप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता है यहाँ पर। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, तीव्र समायोजन, यहाँ पर उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, इसलिए इसका जो सटीक आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कि थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। अगर आपको थकावट है या बीमारी है किसी प्रकार की तो क्या प्रभावित करेंगे? तो यहाँ पर देखें कि बच्चे के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करेंगे, बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करेंगे, बच्चे की संकल्प शक्ति को प्रभावित करेंगे, बच्चे के आत्मविश्वास को प्रभावित करेंगे। तो देखा जाए अगर इस क्वेश्चन का नॉर्मल आंसर क्या बनेगा कि जब उसे बीमारी एक होती है यानी उसके शरीर को ही नुकसान पहुँचेगा, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट आंसर हमारा बनने वाला है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बच्चों के शारीरिक विकास को यहाँ पर मुख्य रूप से ये प्रभावित करने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसने कहा था? कि सीखना विकास की प्रक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, हर बार पूछी भी जाती है एग्जाम में। वुडवर्थ ने कहा था, थॉर्नडाइक ने कहा था, मॉर्गन ने कहा था या क्रॉनबेक ने कहा था? तो ये जो कहा था कि सीखना विकास की प्रक्रिया है वो कहा था आपका विलियम वुडवर्थ ने ऐसा कहा था। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास रहने वाला है यहाँ पर वो है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्या कहता है
निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के संबंध में सही नहीं है? देखो, सीखने के संबंध में सही नहीं है। सीखना कुछ नया करना है, सीखना अनुभवों का संगठन है, सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है, सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं। अगर यहाँ पर आंसर की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे सटीक आंसर हमारा निकल के आएगा वो है कि सीखना बिना किसी उद्देश्य के हो सकता है। बिना उद्देश्य के कोई भी प्राणी सीखना नहीं चाहता है, उसे कुछ ना कुछ उसका गोल रहता है, उसके पीछे सीखने के पीछे कोई ना कोई हमारा उद्देश्य होता है, तभी हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो सीखना बिना किसी उद्देश्य के हो सकता है। इसका तो उद्देश्य होता है, क्योंकि सीखता इंसान तभी है जब उसका कोई ना कोई उद्देश्य यहाँ पर रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि सीखना कुछ नया भी होता है और इसमें अनुभव का संगठन भी होता है, असफलताओं के कारण समझने की असफलताएं भी हो सकता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 और 4 में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ये वाला सबसे सटीक आंसर है क्या, कि सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है। बिना उद्देश्य तो कभी भी सीखना नहीं होता है, इसलिए इसका सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, वो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य थॉर्नडाइक नियम है? देखो, थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम थे और 5 गौण नियम थे। तो यहाँ पर मुख्य नियम की बात कर रहा है, देखिए, उपयोग का नियम है, पूछ रहा है कौन सा, अभ्यास का नियम, आत्मीकरण का नियम, मनोवृत्ति का नियम। तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा आपका अभ्यास का नियम, ये मुख्य नियम में शामिल था, क्योंकि 3 इनके मुख्य नियम क्या थे, अभ्यास का नियम था, तत्परता का नियम था, तैयारी का नियम था। ये तीनों इनके मुख्य नियम माने जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो है आपका अभ्यास का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक से संबंधित नियमों को लेकर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए हमने डिस्कस किए लगभग आपके 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस लगे होंगे, और अपना सुझाव जरूर दें अगर किसी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न रहता है। तो कल से हम इससे आगे वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लगभग हम 1000 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके किसी भी टेट के एग्ज़ाम के लिए। तो आप मेरे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।